हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का तीसरा भाग परागण। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि परागण क्या होता है। बच्चों, जो परागकण होते हैं ना, उनका स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों ही अचल होते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो भी पुष्पी पादप होते हैं उसमें क्या जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है वो दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? वो दोनों ही अचल होते हैं। ठीक है, मतलब कि गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब निषेचन कब होगा? जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो अचल हैं, गति ही नहीं कर सकते हैं, तो मिलेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, तो जो ये परागण है, परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो परागण की प्रक्रिया है उसमें किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? उसमें बाह्य कारकों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या फिर ये कहें कि संचारण को ही क्या कहा जाता है बच्चों? परागकण कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि जो परागकण हैं, ठीक है, हमने देखा था कि पुकेसर के जो परागकोश थे उसमें क्या बन रहे थे बच्चों? उसमें बन रहे थे परागकण। ठीक है, और ये जो परागकण है ये कहाँ पहुंचेंगे? ये स्त्री केसर के कौन से भाग पे? सबसे ऊपर का भाग कौन सा था बच्चों? वर्तिकाग्र। तो ये कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे। तो ठीक है ना, तो परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना या फिर कहें कि पहुंचना ही क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये जो परागण है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बच्चों परागण है वो एक पहला प्रकार होता है उसका स्व परागण। ठीक है, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है पर परागण। तो बच्चों ये जो स्वपरागण होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पहला भाग है वो कहलाता है स्व युग्मन। ठीक है, और दूसरा है वो है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये जो परागण के प्रकार हैं इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला परागण का प्रकार है वो क्या है बच्चों? स्वपरागण। इस प्रकार के परागण में जो क्या है परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। मतलब जिस पुष्प पे क्या है, जिस पुष्प पे वो परागकण है ना, उसी पुष्प पे क्या होगा उसका बच्चों? परागण होगा। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया। जो पहला भाग है वो क्या है? स्वयुग्मन। उसमें क्या होता है देखो बच्चों, स्वयुग्मन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है बच्चों। इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो इस प्रकार का जो परागण है उसमें क्या होता है? जो परागकण है वो क्या होते हैं बच्चों? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। ये हमने पढ़ लिया कि इस प्रकार का जो परागण होता है वो क्या होता है बच्चों? उसी पुष्प के अंदर होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक जो पुष्प है उसी के अंदर क्या है? उसी के अंदर परागकण है और वो उसी पुष्प का जो स्त्री केसर है जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर वो स्थानांतरित हो गए या फिर पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार में ये क्या हो गया कि इस प्रकार का परागण है वो उसी पुष्प के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है एक सामान्य पुष्प में, एक सामान्य पुष्प की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है? जहां परागकोश से वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावर्त होता है वहां पूर्ण संयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बच्चों कि एक सामान्य पुष्प होता है जिसमें क्या बताया जा रहा है? जो परागकोश एवं उसका वर्तिकाग्र है वो क्या होता है बच्चों? खुला होता है या फिर क्या होता है? अनावर्त होता है, बिना ढका हुआ होता है। ठीक है ना बच्चों, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो पूर्ण संयुग्मन है वो क्या होता है बच्चों? दुर्लभ होता है, यानी कि मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जो पुष्प है अगर वो खुला हुआ है तो हो सकता है उसी जाति के क्या आ जाए बच्चों? उसी जाति के कोई और परागकण आके वहां पे परागण की प्रक्रिया के द्वारा वहां पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सामान्य पुष्प होते हैं वहां पे परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों? वहां पर पूर्ण संयुग्मन है वो क्या होगा? मुश्किल होगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इस प्रकार के पुष्पों में क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्वयुग्मन हो रहा है ना, इस प्रकार के पुष्पों में क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए
पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। ये क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो सहयुग्मन की जो क्रिया बताई जा रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पराग है, ठीक है ना, जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है उसकी जो विमुक्ति है वो क्या बता रहे हैं बच्चों, समकालिक होनी चाहिए। समकालिक का क्या मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पराग है वो पहले मुक्त हो गया और वर्तिकाग्र है वो क्या हुआ, बाद में परिपक्व हुआ, ठीक है ना। दोनों में क्या होना चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बच्चों उनमें निषेचन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। ये क्या बताया जा रहा है कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है वो एक दूसरे के पास पास स्थित होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी सहयुग्मन की क्रिया हो सकती है। ऐसा क्यों बच्चों कि देखो परागकोश में क्या बनेंगे, परागकोश में परागकण बनते हैं बच्चों, ये पता है ना आपको। तो अब क्या होगा कि जो परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास होंगे, ठीक है। तो परागकोश फट के क्या इसमें से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, और वो जो परागकण है वो कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेंगे। अगर वो पास पास स्थित होंगे तो उसमें क्या हो सकता है बच्चों, स्वयुग्मन की संभावना बढ़ जाती है, समझ रहे हो। फिर आता है ताकि क्या हो सके, स्वपरागण संपन्न हो सके, ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है सजात पुष्पी परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों जो सजात पुष्पी परागण होता है उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो सजात पुष्पी परागण है इसमें क्या होता है, इसमें जो परागण है वो क्या होता है बच्चों, एक पुष्प के परागकण है वो क्या होते हैं उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, ठीक है। एक पौधा है, ठीक है, उस पे एक फूल लगा हुआ है, तो अगर वो उसी फूल के ऊपर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, तो क्या होगा, वो होगा स्वयुग्मन, ठीक है ना। और एक पेड़ है जिसपे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो एक पुष्प से उसी पेड़ के पुष्प से उसी पेड़ के दूसरे पुष्प तक अगर परागण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस प्रकार के परागण में एक पुष्प के परागकण है वो उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस प्रकार का परागण एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। इसमें क्या बताया है बच्चों कि इस प्रकार का जो परागण है, कौन से, इस प्रकार का क्या मतलब हुआ, जो सजात पुष्पी परागण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो परागण है वो क्या होता है, एक ही पौधे में उपस्थित दो फूलों के बीच में होता है, ठीक है ना बच्चों। कितने में, दो फूलों या दो पुष्पों के बीच में होता है जो एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं, ठीक है ना। ये क्या बताया जा रहा है कि जो सजात पुष्पी परागण है ना बच्चों, वो लगभग किसके जैसा होता है, वो स्वयुग्मन के जैसा ही होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, पौधा तो एक ही है, पुष्प ही दूसरा है, ठीक है ना। एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पे पहुंचता है, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि ये किसके जैसा ही है, स्वयुग्मन जैसी ही प्रक्रिया है, ठीक है बच्चों। फिर आता है स्वपरागण हेतु अनुकूलन। पौधों में ऐसे कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे क्या हो सके, जिससे स्वपरागण की प्रक्रिया हो सके, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, स्वपरागण करने वाले पादपों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी बच्चों, देखो, उभयलिंगता, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के पादपों में क्या बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, जो नर पुष्प है और जो मादा पुष्प है वो दोनों क्या है बच्चों, एक ही जगह है, ठीक है ना, एक ही पौधे के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके बताया जा रहा है कि जो उभयलिंगिता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। पहली विशेषता हो गई। और स्वपरागण हेतु और क्या विशेषताएं होती हैं, देखो बच्चों, समकालिकता, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। क्या बताया था इसमें कि जब पौधे में पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो समकालिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जो पुमंग है, जो नर युग्मक है, ठीक है ना, वो पौधे का जो नर युग्मक क्या कहलाता है, पुमंगी तो कहलाता है ना बच्चों, ठीक है। और ये जो जायांग है ये एक साथ परिपक्व होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों समकालिकता, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है कि इस प्रकार के पौधों में परागकण एवं
वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। ये क्या बताया जा रहा है कि समकालिकता के अंदर क्या होता है कि जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है वो क्या होते हैं बच्चों, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। और इसके कारण स्वपरागण होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है ना। क्या कि जो पुमंग है और वर्तिकाग्र है एक साथ परिपक्व हो रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, स्वपरागण की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। फिर अगली विशेषता पढ़ते हैं। देखो बच्चों अगली विशेषता क्या है, अनुन्मील्यता, ठीक है, क्लिस्टोगेमी। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके पुष्प क्या होते हैं बच्चों, हमेशा बंद ही होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पुष्प क्या कहलाते हैं बताओ तो, अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है कि भाई पुष्प खुलेगा ही नहीं तो कहीं और से तो परागकण आएगा नहीं, ठीक है ना, तो उसी पुष्प के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार के पौधे होते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, इनमें आवश्यक रूप से क्या होता है, स्वपरागण ही होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, तो देखो बच्चों इसमें उदाहरण देखते हैं, वायोला, ठीक है, इसे सामान्य पानसी भी कहा जाता है। और क्या उदाहरण है बच्चों, और है ओकजेलिस, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों, ओकजेलिस, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चों, अगला उदाहरण है कोमेलिन, ठीक है, इसे कैनकोवा भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं, अनुन्मील्य परागकणी पुष्प कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं। ये जो पुष्प होते हैं ना बच्चों, ये कभी भी खुलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, ठीक है ना। क्या बताया गया है इसमें कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं और फूल क्या है इस प्रकार के पौधों में कभी खुलता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इसमें दिखाया गया है क्या, ये नीचे की जो पुष्प है, ये जो बंद दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो पुष्प हैं ये बच्चों क्या है, बंद है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, कभी भी खुलते नहीं है, ठीक है बच्चों। और इनमें क्या बताया जा रहा है कि इन पुष्पों में क्या होता है, इन पुष्पों में जो परागकोश है और जो स्त्रीकेसर का भाग है वर्तिकाग्र, वो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो इन इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें क्या बच्चों, स्वपरागण की जो संभावना है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पुष्प कलिका होती है, जब पुष्प कलिका होती है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें परागकोश जब स्फुटित होता है, ठीक है, तो क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं ना। और वो जो परागकण है वो क्या किसके संपर्क में आते हैं बच्चों, वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और परागण को प्रभावित करते हैं। फूल बंद है, ठीक है, और उसमें जो कलिका है, पुष्प कलिका है वो फटती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, परागकोश है वो फटता है, पुष्प कलिका के अंदर परागकोश फटता है, ठीक है बच्चों। और तब परागकण क्या होते हैं बच्चों, बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, ठीक है बच्चों। और कैनकोवा में वायव्य भाग पर कौन से फूल बच्चों, उन्मील परागणी पुष्प यानी कि खुले पुष्प भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने डायग्राम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, नीचे की तरफ ये क्या थे, ये फूल बंद थे, हमेशा अनावर्त होने वाले पुष्प थे, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है कि इसके ऊपर की तरफ कौन से पुष्प होते हैं बच्चों, खुले पुष्प, उन्मील पुष्प भी होते हैं, ठीक है ना, कि ये कैनकोवा का पौधा है, ठीक है, और इसके ऊपर दो प्रकार के फूल लगते हैं। पहले क्या होते हैं, अनुन्मील्य पुष्प होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और इसके वायव्य भाग में ऊपर की तरफ कौन से पुष्प होते हैं बच्चों, उन्मील पुष्प होते हैं, इन्हें खुले पुष्प भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात आती है स्वपरागण के लाभ। अब हमने स्वपरागण पढ़ लिया, ठीक है, कि स्वपरागण क्या होता है, उसके हमने दो प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्वपरागण होता है इसके लाभ क्या होते हैं भाई, ठीक है ना, इसके लाभ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की सफलता निश्चित है, इस प्रकार की जो परागण है उसकी जो सफलता है वो क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है, क्योंकि इनमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, जो स्वपरागण है उसमें क्या होता है कि इसमें इसकी जो सफलता है वो क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, किसी बाह्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है बच्चों।
और देखो संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, मतलब कि इसमें किसी बाहर से तो परागण आ नहीं रहा है, ठीक है ना, बाहर से कोई परागण आ नहीं रहा तो क्या होगा, उसी पुष्प से, ठीक है, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प से परागण आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है कि जो संतति बनेगी ना उसमें जाति के वही गुण रहेंगे, ठीक है ना, जो पहले उस प्लांट में थे, ठीक है। उसके बाद में आता है लक्षणों की शुद्धता रहती है। क्या बताया जा रहा है कि इससे क्या होंगे, लक्षण है वो शुद्ध रहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों तक क्या किया जा सकता है बच्चों, बनाए रखा जा सकता है, ठीक है ना। ये जो शुद्ध लक्षण है इनको क्या स्वपरागण की विधि के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है बच्चों, अगली पीढ़ी तक बनाए रखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब हमने किसकी बात कर ली है, स्वपरागण के लाभ की बात कर ली है। अब क्या बात करेंगे कि जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उससे हानि क्या क्या होती है बच्चों, क्या क्या हानियां होती हैं, तो चलो देखते हैं। परागण के द्वारा पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती, क्या नहीं आती हैं, विभिन्नताएं नहीं आती, हमेशा से वही गुण चलते रहते हैं, ठीक है, कोई नई विभिन्नता नहीं आती है, ठीक है बच्चों। और पौधों की नई किस्मों या प्रजातियों का उद्भव नहीं होता है, कोई नई किस्म नहीं आती है, उस पौधे की कोई नई प्रजाति नहीं आती है। क्यों, क्योंकि भाई जो परागकण है वो उसी पौधे से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसमें कोई विभिन्नता का कोई स्कोप नहीं रहेगा, ठीक है। तो विभिन्नताएं नहीं आती हैं, और क्या बच्चों, और नई किस्मों या फिर नई प्रजातियां उद्भव नहीं होती हैं। और क्या हानि है बच्चों, तो देखो पौधों की उत्पादन क्षमता, जो पौधे की उत्पादन क्षमता है वो क्या होने लग जाती है बच्चों, निरंतर आने वाली पीढ़ियों में कम होती जाती है। पौधे की उत्पादन क्षमता पे भी फर्क पड़ता है, किसके जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो पौधे की उत्पादन क्षमता है वो निरंतर अगली पीढ़ियों में क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परपरागण। तो देखो बच्चों परपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण हमने पढ़ लिया है, और ये पढ़ लिया है कि स्वपरागण के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, ठीक है बच्चों। अब हम किसकी बात करेंगे, परपरागण या फिर परनिषेचन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों इस प्रकार के परागण में क्या होता है, इस प्रकार के परागण में क्या होता है बच्चों, एक पौधे के पुष्प परागण उसी जाति के किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो परागण होता है, कौन सा परपरागण होता है, इसमें एक पौधे के क्या होते हैं, पुष्प के परागकण हैं, वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, ठीक है। माने क्या बताया जा रहा है कि एक पुष्प है, ठीक है, एक पौधा है उस पे पुष्प लगे हुए हैं, और उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है उस पे पुष्प लगे हुए हैं। तो इस बार जो परागण होगा उसमें क्या होगा कि एक पौधा है, जो पहला पौधा है उसका परागकण कहाँ जाएगा, दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएगा बच्चों, ठीक है। स्वपरागण में क्या हो रहा था कि एक पौधा है और उसी का फूल है, और वो उसी फूल या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल तक जाता है, ठीक है, तो वो तो स्वपरागण के अंदर आ गया। लेकिन परपरागण में क्या बताया जा रहा है कि एक जाति के पौधे हैं, ठीक है, तो ये पहला पौधा हो गया, जो पहला पौधा है उसका जो परागकण है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पौधा बदल जाएगा, ठीक है ना, जाति उसी जाति का पौधा रहेगा, उसी जाति के दूसरे पौधे पे जाके जो फूल है उसके ऊपर जो वर्तिकाग्र है उस पे चिपक जाते हैं परागकण, ठीक है बच्चों। और परपरागण में दो भिन्न पौधों के नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो परपरागण होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, दो भिन्न पौधों के नर एवं, ठीक है ना, दो भिन्न पौधे उनके जो नर और मादा युग्मक है उनके बीच में निषेचन होता है, ठीक है ना, अलग अलग पौधों के, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बच्चों, मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवंशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार के परागण में क्या होता है, ये एक ही प्रकार का परागण है जिसमें क्या किया जाता है बच्चों, जिसमें आनुवंशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है, ठीक है, जो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो परपरागण होता है उसके लिए पौधे में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, बताओ क्या क्या होते हैं। तो देखो बच्चों पहला होता है स्वबंधता। क्या है पहला,
स्वबंध्यता, इसमें क्या होता है कि पादपों में यदि पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे स्वबंध्यता कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये जो पादप है उसके जो पुष्प हैं और उसके वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प का अगर परागण पहुंच गया है तो क्या नहीं होगा, वो वहां पे अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो विशेषता है किस नाम से जानी जाती है बच्चों? ये जानी जाती है स्वबंध्यता के नाम से। ठीक है, इसके उदाहरण में हम क्या देखेंगे? इसका उदाहरण है अंगूर और सेब। ठीक है, तो अंगूर और सेब में क्या बताया गया है कि इनमें क्या पाई जाती है? स्वबंध्यता पाई जाती है। मतलब कि इनका जो पुष्प है अगर उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो वो वहां पे क्या नहीं होगा? अंकुरित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली विशेषता क्या है? चलो देखते हैं। एक लिंगता। ठीक है, कि कुछ पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या पाई जाती है? अगली विशेषता एक लिंगता होती है। मतलब एक जो पौधा है उसमें सारे के सारे क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, और एक जो पौधा है उसी जाति का उसमें क्या बनेंगे? सारे के सारे मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो एक पौधा है वो क्या हो गया? एक लिंगी पुष्प हो गए, उस पे क्या बनेंगे? एक लिंगी पुष्प बनेंगे। ठीक है ना, कि सारे के सारे क्या लग रहे हैं? परागकोश है। ठीक है, जिसपे क्या बन रहे हैं बच्चों? पुमंग बन रहे हैं। ठीक है, और जो मादा पौधा है उस पे सारे क्या है? स्त्री केसरी है। उस पौधे पे दूसरा नर युग्मक है ही नहीं। ठीक है बच्चों, और क्या बताया गया है? इन पुष्पों में नर या मादा दोनों में से कोई एक प्रकार के जनन अंग होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि या तो नर होगा या फिर मादा जनन अंग होगा। एक पौधे पे या तो सिर्फ नर जनन अंग होगा या फिर मादा जनन अंग होगा। ठीक है बच्चों, फिर भिन्न काल परिपक्वता, जो अगली विशेषता है वो क्या बताई जा रही है बच्चों? वो अगली विशेषता है वो बताई जा रही है भिन्न काल परिपक्वता। इसमें क्या आता है बच्चों? इसमें आता है कुछ पादपों के पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है? जो भिन्न काल परिपक्वता होती है इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों की जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है उनका जो परिपक्व होने का जो टाइम है ना बच्चों वो अलग अलग होता है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो वर्तिकाग्र है या तो वो पहले परिपक्व हो जाएगी या फिर बाद में परिपक्व होगी। किसके? परागकोश के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें परपरागण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, स्वपरागण तो होगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो परागकोश है और वर्तिकाग्र है उन दोनों का परिपक्वन एक साथ होना चाहिए स्वपरागण के लिए। ठीक है ना, तो इसमें स्वपरागण अपने आप ही नहीं होगा। जब क्या होगा? परागकोश और वर्तिकाग्र क्या है? अलग अलग वक्त पर परिपक्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं परपरागण के लाभ। ठीक है, हमने परपरागण पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जो परपरागण की जो क्रिया है, जो विधि है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? पुनर्योजन व विभिन्नताओं द्वारा नवीन व उन्नत किस्में विकसित होती हैं। क्या बताया जा रहा है? इसमें नए गुणों का संयोजन होता है बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो परागकण है वो दूसरे पौधे से आ रहा है वर्तिकाग्र पे। ठीक है ना, तो क्या होगा? नए गुणों का पुनर्योजन होगा। ठीक है, नए गुणों का संयोजन होगा, जिसे क्या कह सकते हैं? पुनर्योजन कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और विभिन्नताओं द्वारा नवीन व उन्नत किस्में विकसित होती हैं। ठीक है ना, नई किस्में बनती हैं। ठीक है, और तथा विकास एवं अनुकूलन की अधिक संभावना होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो विकास और जो अनुकूलन है उसकी क्या संभावना है बच्चों? बढ़ जाती है। किसके द्वारा? ये जो परपरागण होता है इस विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर परपरागण से संतति पीढ़ियों में जीवन क्षमता रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। क्या बताया जा रहा है कि जो परपरागण है इससे क्या होगा? जो संतति पीढ़ियां बनेंगी उनमें क्या होगा बच्चों? उनमें जीवन क्षमता बढ़ जाएगी उनकी, और क्या हो जाएगा बच्चों? और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, और बच्चों पौधे सबल स्वस्थ उत्तम गुण वाले होंगे। ठीक है ना, और जो परपरागण की विधि से जो नई संतति आएगी उसके जो पौधे होंगे बच्चों वो क्या होंगे? वो उत्तम गुण वाले होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा है? परपरागण के लाभ पढ़े हैं। तो अब आगे देखते हैं कि परपरागण से हानियां क्या होंगी। जो परपरागण की क्रिया इससे हानि क्या क्या होती है? लाभ तो हमने पढ़ लिए, हानि देखते हैं।
इस प्रकार ये जो इस प्रक्रिया है, ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया, इसमें असंख्य परागकण बनते हैं तथा अधिकतर व्यर्थ व नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो पर परागण की जो विधि होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, असंख्य परागकण बनते हैं, ठीक है, और अधिकतर क्या होते हैं बच्चों, व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर परागण होता है उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसमें बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि पुष्प में नर और मादा दोनों युग्मक अचल होते हैं, ठीक है, ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, ठीक है। तो वो किसी और माध्यम से, किसी बाह्य माध्यम की वजह से ही कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा परागकण, ठीक है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है कि वो क्या होते हैं, अधिकतर व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं जो परागकण बनते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाह्य माध्यम उस टाइम पे हो ही नहीं, कि कई बार क्या होता है कि जो परागण है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो हो सकता है जब परागकण बने हो, बाहर निकले हो परागकोश से, तब कोई मधुमक्खी उस फूल तक पहुंची ना हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे परागकण, ठीक है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि जो अधिकतर परागण होते हैं, जो अधिकतर परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, व्यर्थ एवं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या, यह प्रक्रिया सुनिश्चित न होकर सहयोग मात्र होती है, ठीक है ना, कि ये जो पर परागण की प्रक्रिया है बच्चों, ये क्या होती है, सुनिश्चित नहीं है। ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये सिर्फ संयोग मात्र है, कि जिस वक्त क्या है, परागकोश से परागकण निकले हैं, उस वक्त कोई बाह्य माध्यम, जैसे मान लो कि मधुमक्खी है या फिर कोई कीट है जिसकी वजह से परागण होना है, ठीक है ना, तो वो वहां पे पहुंचा ही नहीं, और हो सकता है वो पहुंच जाए उसी वक्त पे, तो वहां पे पहुंचा है परागकण है, वो उससे चिपक गए, परागकण है वो मधुमक्खी दूसरे पुष्प के पास जाएगी तो उसके ऊपर बैठेगी, तो वो परागकण है वो क्या होंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रक्रिया है, ये क्या बताया जा रहा है बच्चों, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, सिर्फ संयोग मात्र है, ठीक है ना, इसमें निश्चित कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और बच्चों यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों के द्वारा होती है, ठीक है, अतः कीटों व प्राणियों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों में रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो इस प्रकार का जो परागण है, मतलब जो पर परागण है, इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों, इसमें क्या होता है, बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये क्या बताया, जो पुष्प है उसको क्या बनाना है, उसको रंग, मकरंद, सुगंध होनी चाहिए, तभी तो कोई कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा उस पे बैठने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो वो कीट आकर्षित होकर क्या होगा, उस पे बैठेगा, उस पे क्या चिपक जाएंगे बच्चों, उस पे जो परागकण है वो चिपक जाएंगे, और फिर वो जब दूसरे पुष्प पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, और वर्तिकाग्र से वो परागकण है वो क्या है, चिपक जाएंगे, क्योंकि वर्तिकाग्र के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे क्या होते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो परागण है वो क्या होता है, ठीक है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि स्वपरागण क्या होता है, ठीक है, और फिर स्वपरागण के भाग पढ़े हमने दो कि, और उसके बाद में क्या पढ़ा कि स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में क्या पढ़ा कि स्वपरागण है उसकी जो हानियां क्या है वो पढ़ी, और स्वपरागण के लाभ क्या है वो भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पर निषेचन या फिर पर परागण, इसमें भी हमने पढ़ लिया कि जो पर परागण है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि जो पर परागण है उसके लिए पौधे में क्या अनुकूलन होता है, ठीक है ना, क्या विशेषताएं होती हैं जिससे क्या हो जाए, उस पौधे में पर परागण की प्रक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। और क्या पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो पर परागण है उसके लाभ क्या हैं और पर परागण की हानियां क्या है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।